साहब, ये आप मीडिया के इतने बड़े दुश्मन क्यों बन गए? नहीं, मैं तो सबसे बड़ा प्रोपोनेंट हूँ एक क्वालिटी मीडिया का, और सबसे ज़्यादा मीडिया के साथ मैं खड़ा होता हूँ हमेशा। कैसे यानी इमरान खान साहब की तो खैर माजी में भी ये रवायत रही है, जहांगीर तरीन की सूरत में भी, बाबर की सूरत में भी, उसके कि वो माजी के मौसमों को अक्सर में फिर पकड़ लेते हैं गिरबान से। लेकिन फवाद चौधरी से हमें ये तवक्को नहीं थी कि जिसको खुद एक मीडिया ने उनको बनाने में किरदार अदा किया, उनके वज़ीर बनते ही मीडिया पे ये सेंसरशिप होगा, ये कदगने होंगी, और उल्टा वो मीडिया को मज़ीद तबाह करने के लिए ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से बिल भी लाएंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो सारी आपने गुफ्तगू की है, ये दोबारा किसी ना तो इसकी कोई बुनियाद है, किसी एविडेंस की बुनियाद है। ये वो इल्ज़ामात हैं जो कि एक मखसूस पैराए में पाकिस्तान पे लगाए जाते हैं ताकि हमें उन दुश्मनों की साजिशों का निशाना बनाया जा सके जो पाकिस्तान को कानूनी गिरफ्त में लाना चाहते हैं, चाहे फैटफ का मामला हो, चाहे लेजिस फेरे की कोई और इश्यूज़ हों, GSP प्लस हो। मेरा ये सवाल ज़्यादा ख़तरनाक होगा या उसामा को शहीद कहना ज़्यादा ख़तरनाक होगा? नहीं, कोई किसी ने नहीं कहा। इमरान खान साहब ने नहीं कहा था? नहीं, वो तो उसमें 1 घंटे बाद तब्दील भी आ गई थी ना। देखिए, अच्छा, ये ज़्यादा ख़तरनाक होगा या उस रोज़ आपके एक मेंबर पार्लियामेंट खातून की ये बात कि तालिबान हमारे लिए कश्मीर की जंग लड़ेंगे, वो ज़्यादा खतरनाक? कौन सी पार्लियामेंट की खातून ने ये कहा? ये आपके नहीं कहा ना। देखिए, मैं आप अपने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन की असम्बली के फ्लोर पे तकरीर देखी? नहीं, उनको छोड़ देना। अभी आपने तीसरा ना चेंज कर लिया पोजीशन। हाँ। पहली बात यह है कि हमारी किसी रुकने पार्लियामेंट ने कभी ये नहीं कहा। पाकिस्तान के जो मीडिया का जो फेक न्यूज़ का जो प्रॉब्लम है, इससे भी ज़ाहिर होता है कि आप एक ऐसे शख्स को जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है हुक्मरान पार्टी से, उसको आप टीवी पे बैठा के इस तरह के बयान दिलाएं जिस तरह से अभी आपने कहा, और फिर हिंदुस्तान में वो बयान जो है वो टॉप ट्रेंड बन जाए और हेडलाइन बन जाए। देखिए, मीडिया का पाकिस्तान में ये हरगिज़ मुफाद नहीं होगा कि मीडिया पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ का प्रोपोनेंट बन जाए, फ़ेक न्यूज़ को फैलाने का सबब बन जाए। और दूसरी तरफ कतई तौर के ऊपर मीडिया का ये फ़ायदा नहीं होगा कि मालिकान अपने जो वर्कर्स हैं उनको फोर्स्ड लेबर पे रख दें। हाँ। ना उनको तनख्वाहें दें, ना उनका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करें। ये दोनों के का जो ख़ात्मा है, मैं ये समझता हूँ ये मीडिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है। और आप कहते हैं कि मीडिया की आज़ादी का गलत, अगर ये दोनों चीज़ें हों फवाद चौधरी साहब, अगर ये दोनों चीज़ें हों तो हमसे ज़्यादा उसको सताइश करने वाला कोई नहीं होगा। आपका प्रॉब्लम है ना, आप अपने मालिकान के ऊपर चलते हैं ना। नहीं, हम मैं ज़्यादातर जो एंकर्स हैं ना, प्रॉब्लम मेरे ऊपर फेक न्यूज़ के कितने केसेस हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कितने हद तक हमारे खिलाफ तो कोई फेक न्यूज़ नहीं ना। PM को मीडिया में तो नहीं ना काम कर रहे। देखिए, वो हर बात में आप जो है ना ऐसी एक शौकिया तौर के ऊपर कि शायद आपको अहमियत नहीं, ये सोशल मीडिया के सेटअप गुमनाम मुख्तलिफ नामों से पहले PTI ने नहीं बनाए थे सिंगापुर में, हमारे कभी वहाँ पे। अगर कोई लोग, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप ये चाहते हैं कि उनका खात्मा हो तो फिर आपको तो सपोर्ट करनी चाहिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, मैं तब मानूंगा, दूसरी तरफ जब कानून साजी के लिए बात करते हैं उस वक्त आप अच्छा, उससे पहले आप एक कानून बना दें कि जितने भी हतक इज्जत के दावे हैं कोर्ट्स में, उनका फैसला कोर्ट्स 1 माह के अंदर कर रही। मुझे आपका इखलास वाज़ेह हो जाएगा। सबसे मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक, मैं आपको मेरे खिलाफ हो, किसी एंकर के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कानून पहले ही मौजूद है। प्रॉब्लम क्या है, अदालतें ना लाइबल को और डेफेमेशन को सीरियस लेती ही नहीं है। और अदालतें क्यों नहीं लेती सीरियस? क्योंकि जजेस जो हैं वो अपने लोगों को तो कंटेम्प्ट में बुला लेते हैं जहाँ पे होता है, और उसके बाद जो सारा मसला रह जाता है वो है उस आदमी का जिसकी अप्रोच नहीं है। मीडिया वर्कर्स में भी देखें, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तो तनख्वाह भी ठीक है, आपके मालिकान के साथ भी ताल्लुकात हैं, आपके अपोजिशन के साथ भी ताल्लुकात हैं, आपके गवर्नमेंट के साथ भी ताल्लुकात हैं, लेकिन जो कैमरा मैन है, नहीं, आपके ताल्लुकात तो सबसे है ना, लेकिन आप, हमारे जो कैमरा मैन है जो पीछे बैठे हुए हैं, हमारे जो NLEs हैं, हमारे जो DSNG ड्राइवर्स हैं, उनके राइट्स के लिए आखिर हुकूमत को कुछ ना कुछ इकदाम तो करने चाहिए। बिल्कुल, मेरा वोट आपके साथ। हाँ, तो यही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को, और मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी मैं मीडिया वर्कर्स को जो राइट देने वाला मामला है उससे मैं पीछे नहीं हटता, फेक न्यूज़ से पीछे नहीं हटता। बाकी आप लॉ ले लें, अपने इश्तिहारात को मशरूत कर लें उस वर्कर के, एंकर नहीं, वर्कर के तनख्वाह, मराआत और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से। तो बिल्कुल उसके लिए लॉ चाहिए ना। पहले वैसे ये लॉ लेके आए थे तो उस वक्त ये जो शेरी है, शेरी साहिबा, पीपल्स पार्टी की जो हमारी
सेनेट में, और जो नून लीग के, इन्होंने वो नहीं होने दिया। लेकिन आप तो उधर हमेशा ये जो लोग हैं ये भी मालिकान के साथ खड़े होंगे, कभी ये वर्कर के साथ खड़े नहीं होंगे। ये पहली हुकूमत है, और मैं तो इमरान खान से इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। वो कहते हैं कि आप जो सबसे गरीब आदमी है उसके लिए खड़ा होना चाहिए हुकूमत को, और वो बिल्कुल सही बात करते हैं। इसलिए देखें ये मालिकान का भी, और मैं आपको एक और भी बताऊं, वैसे फ्रैंकली ये जो फेक न्यूज़ के ऊपर भी ये जियो का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ना ही को बड़े ग्रुप्स का प्रॉब्लम है, बट आप को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि बहुत फेक मीडिया है जो डिस्ट्रिक्ट्स में आया हुआ है, जो उधर आया हुआ है। आपके ऊपर तो फिर भी कोई चेक्स है ना, आप खुद भी अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल करते हैं, आप लोग करते हैं, वहाँ पे उनको पकड़ना ज़रूरी है। लेकिन आप वर्कर्स की तंजीमों को, उनको क्यों लोगों को ख़रीद के उनमें फूट डाल रहे हैं? अगर आपके इरादे इतने नहीं, मैं किसी को फूट नहीं डाल रहा। अगर 6 या 7 ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप मुझे मिलने आता है तो मैं क्या कहूँ, मैं नहीं मिलता, मेरे साथ बाकी भी आ जाए और सारे लोग। मैं तो नहीं, आप बाकायदा उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनसे अपनी हिमायत में ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा सरपरस्ती फिर जो है वो आपकी जो PBA है उसकी कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इश्तिहार तो मैं उनको दे रहा हूँ, APNS को दे रहा हूँ। अच्छा, तो इस पे जो है PBA के आप साथ सिर्फ, आप लोगों का प्रॉब्लम ये कहते हैं कि सरपरस्ती आप कहते हैं सिर्फ हमारी करें, बाकियों की ना करें। ये नहीं हो ना, सकता हम ना। तो आपकी सरपरस्ती से अल्लाह की अमान चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप PBA के साथ, आप APNS के साथ, और सबसे बढ़ के आप PFUJ के साथ, जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उनके साथ जेन्युइन मुशावरत क्यों नहीं करते? जेन्युइन मुशावरत सबसे की है, हर एक के पास फ़ारूक हबीब जो है और हमारे PIO तीनों जो हैं वो घंटा उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ डिस्कशन की है, और उन्होंने जो है वो इश्तिहार देने शुरू कर दिए। हालांकि अभी डिस्कशंस हो रही थी और मेरा ये ख्याल था कि उन्होंने, खैर लेकिन अब हमारी बातचीत एक मुस्बत तरफ चली गई है और इंशाल्लाह इस हफ्ते आप देखेंगे। लेकिन आप लोगों की तो अपनी ये हालत है कि 3 साल रिपोर्ट पेश करते हैं तो बकौल मरियम और एक्जेब के, उसमें इंडिया से ली गई तस्वीरें लगा देते हैं। जनरल साहब की तस्वीर लगी हुई थी उसमें? नहीं, जनरल साहब की तो नहीं थी, कुछ और लोगों की थी। नहीं, वो मरियम को कुछ पता नहीं है। वो हमारी, मेरा चूँकि बड़ा एहतराम है तो मैं उस पर तनकीद नहीं करता, उसको नहीं पता। ये एक्चुअली होता ये है कि जो इश्तिहारी कंपनियां हैं वो आपको इश्तिहार बना के देती हैं, और वो जो इमेजेस हैं, एक wordimages.com एक वेबसाइट है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के इमेजेस जो हैं वो लगे हुए हैं। वो इंडियन वेबसाइट नहीं है, पूरी दुनिया के, वो उन्होंने वर्ड इमेजेस से अपना डिज़ाइन उठाया, उसको यूज़ किया। लेकिन ये है तो इंडियन के ना। मुझे नहीं पता। वैसे आपकी हुकूमत का भी, अशरफ गनी की हुकूमत की तरह ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया पे नहीं है, और मीडिया पे वो भी सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर थे, मैं आपको बताऊं आखिरी वक्त तक। देखिए उन्होंने तो बंदे रखे थे ना, वो आपको पता ही है, जो यहाँ पे ट्रेंड बनते थे, सैंक्शन पाकिस्तान और वो सारा, और वो अमर साले ने और हमदुल्ला ने जो एक जाली 1700 लोग, तो आपको भी पता है कि उन्होंने आखिर वक्त में भर्ती किए, और ये जो यहाँ पे बताते थे कि पाकिस्तान वहाँ बड़ा अनपॉपुलर है, पाकिस्तान वहाँ बड़ा अनपॉपुलर है, उनको फिर बाद में पता चला कि वो तो उन्होंने लड़के रखे हुए थे जो सारे जाली ट्रेंड बनाते थे, और हमने उसको एक्सपोज भी किया। लेकिन जेन्युइन बात ये ठीक है आपकी कि यहाँ पे PM साहब जो हैं उनका, हमारा जो मीडिया के बारे में जो सेंसिटिविटी है PTI की, वो बहुत ज़्यादा है बाकी जमातों से। बाकी लोग तो प्रोवाइड ही ना करते, मतलब आप पीपल्स नहीं, लेकिन वहाँ अशरफ गनी के पास तो एक मीडिया मैनेजर था फवाद चौधरी की सूरत में, इधर तो जनाब ऑफिशियल दर्जनों हैं, उधर से शाहबाज गिल है, उधर से यूसुफ बेग मिर्जा भी, कोई भी नहीं है, के बाद नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो ये क्यों नहीं है? और नहीं है ना, आपसे कब किसी ने रब्ता किया? आपसे तो आपका तो फ़ोन भी मेरे अलावा कोई नहीं सुनता ना, क्या करें ऐसा? मैं किसी और को किया ही नहीं है। अल्लाह ना करे मैं शहबाज गिल को फ़ोन करूं, मैं आपको ऐसा नजर आता हूँ कि मैं उनको मुझे बता रहा था, उठाता नहीं। अच्छा चलिए, हाँ। छोड़े अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो बार बार हम तो समझ रहे थे कि तब्दीली का मतलब आप लोगों का यही होगा कि आप निज़ाम को तब्दील करेंगे, वो अब हमें पता चला कि जी तब्दीली से मुराद ये है कि आज एक वज़ीर कल दूसरा वज़ीर, आज एक FVR का चेयरमैन कल दूसरा, आज एक, आपको पता है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए और सिस्टम के लिए तसलसल ज़रूरी है। तो जो हुकूमत या जो टीम मैनेजर 3 सालों में ये फैसला नहीं कर सका पूरी तरह कि उसको किस वज़ीर को किस जगह पे लगाना है और रोज़ तब्दीलियाँ होंगी, तो उनसे हम कैसे तवक्को करें कि वो इस मुल्क के बेड़े को पार कर दें? नहीं, मैं देखिए, पहली बात तो सलीम साहब, बात यह है कि बातें हैं जिन पे तनकीद भी हो सकती है और कुछ हैं जिनकी तारीफ़ भी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आपको इस बात की तो तारीफ़ करनी चाहिए
कोई और वज़ीर आज़म और पार्टी नहीं है इस मुल्क में जो अपनी रिपोर्ट लेके आती है 3 साल में और कहती है कि जी ये हमने अचीव किया है, अब आप इसके ऊपर तनकीद करना चाहें आप तनकीद मुझे आप बताएं, अचीव किया है वो मैं बताता हूँ। अब आप मुझे पहली तो ये नुकता आप ज़रूर इसको अप्रिशिएट करें ना, 13 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को, मुराद अली शाह साहब को चीफ मिनिस्टर बने, आपको उनको भी तो कहना चाहिए कि भाई आपकी कारकर्दगी किधर है। अगर आप 13 साल पहले हुकूमत में आए हैं, पीपल्स PTI 3 साल बाद अपनी कारकर्दगी लोगों के सामने रख रही है, तो आप भी तो रखें 13 साल। आप दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम 3 महीने में इतने करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं, उन्होंने सब कुछ कहा था, उनका मंशूर देखें ना, उसमें सब कुछ है और वो बातें आप उनसे पूछें। उनसे तो खैर हमें कोई तवक्को नहीं है, ये बात सही है। आप अब ये अच्छी बात है ना, आप कह रहे हैं कि कोई तवक्को है तो PTI से या बाकियों से क्या तवक्को है, तब्दीली के लिए तो आपको लाया गया था ना। अब दूसरी बात, अब देखें कि अब इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है, आप तनकीद कर सकते हैं कि देखें जी तसलसल होना चाहिए, लोग बड़ी जल्दी जो है वो तब्दील हो गए हैं। एक और भी तनकीद है और वो तनकीद है कि महंगाई बड़ी हो गई है और उसको आप नहीं कंट्रोल कर सके। लेकिन देखें इसमें पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1, जब हम आए थे 2018 में पाकिस्तान का 0.5% पे ग्रो कर रहा था, आज 4.4% पे ग्रो कर रहा है। 1100 अरब रुपया हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर इजाफी चला गया है। हमारा जो डॉलर जो था जिसको इन्होंने जाली तौर के ऊपर नीचे रखा हुआ था वो आज स्टेबल है और कोई हुकूमत उसमें इंटरवेंशन नहीं कर रही। ये तो अभी आप फेक न्यूज़ मुझे दे रहे हैं ना। जब छोड़ रहे थे वो डॉलर कितने का था, आज डॉलर कितने का है? आपने बात ही नहीं ना सुनी है, तो ये प्रॉब्लम है आपको। नहीं मैं बात सुन रहा हूं, लेकिन आप फेक न्यूज़ दे रहे हैं ना। फेक नहीं दे रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट उसको मैनेज नहीं कर रही, मार्केट उसको मैनेज कर रही है। ये बहुत बड़ी फिर पाकिस्तान GDP ग्रोथ को भी क्या मार्केट मैनेज कर रही है या कि हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में? GDP तो बढ़ी है ना, 4% के ऊपर चली गई है। कैसे 4% के ऊपर चली गई है? लास्ट ईयर जब वो छोड़ के गए थे 5% से ज्यादा था। 4.4 आपके दौर में 1% आ गया। जिस दिन वो छोड़ के गए थे उस वक्त ग्रोथ रेट 0.5% था, इस वक्त 4% के ऊपर जो है वो पहुंचा हुआ है। अच्छा, मैं 0.5 नहीं, GDP ग्रोथ 5.56% था। नहीं, वो पहले उन्होंने एक दफा ये कहा था, उसके बाद जब वो आए थे और आपके GDP के अदाद-ओ-शुमार को वर्ल्ड बैंक ने फेक करार दिया था। किसी ने फेक नहीं करार दिया सलीम साहब। एक तो इकोनॉमी के ऊपर आप बहस ना करें ना, ठीक है? आप, मैं भी नहीं करूंगा, आप भी ना करें ना। लास्ट ईयर कितना था वो? इस वक्त 27% पाकिस्तान में ओवरऑल महंगाई में इजाफा हुआ है, लेकिन इनकम में इजाफा 37% हुआ। आपकी जो इस वक्त किसानों की इनकम है वो तमाम इनकम जो है वो इसलिए डबल हो गई कि आपका जो गंदम थी जो 1200 रुपये की थी वो अब 1800 और 2000 रुपये के ऊपर चली गई है। जो गन्ना था जो 135 रुपये का था अब 300 पे चला गया है। इसी तरह से मकई है, आमों की इस साल बम्पर क्रॉप हुई और सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हुआ। इसी तरह से किन्नों पिछले साल बम्पर क्रॉप हुई, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हुआ और इस साल फिर इंशाल्लाह बम्पर क्रॉप होगी। अब आप देखिए इसकी वजह से एग्रीकल्चर इकॉनमी में मोटरसाइकिल डबल बिके, आपकी गाड़ियाँ डबल बिकी, आपके ट्रैक्टर डबल बिके। महंगाई असल में जो प्रॉब्लम है वो है हमारी जो सैलरीड क्लास है उसका, और सैलरीड क्लास में भी जो मज़दूर है, आप कंस्ट्रक्शन का जो मज़दूर है, सैलरीड क्लास की आप बात करते हैं, हर बंदे का जो बिल पहले उसका अगर 2018 में 10,000 आता था अब 30,000 आ रहा है। इनकम बढ़ गई ना। उसको जो दवाई 100 रुपए में मिलती थी अब उसको वो 200 में भी नहीं मिलती। सही बात है। तो सब चीज़ें तो वो महंगाई तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सैलरीड क्लास का ये 60% तो एग्रीकल्चर से हैं, उनकी तो आमदनी बढ़ गई है। देखिए महंगाई का एक ही तोड़ है, महंगाई का तोड़ है कमाई। अगर आप आमदनी बढ़ा रहे हैं आपको महंगाई नहीं लगेगी। तो कमाई तो इस वक्त सिर्फ वजीर कर सकते हैं, आम आदमी कहाँ से कमाई? नहीं, जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, आप भी माशाल्लाह एंकर्स भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वजीरों जितना तो नहीं कर सकते। नहीं, वजीर तो बेचारे इस वक्त सबसे बुरे हालों में, 2 लाख रुपया तनख्वाह और वो याशियाँ थोड़ी हैं जो नून और पीपल्स पार्टी। अच्छा, तो ये हेल्थ मिनिस्टर को क्यों हटाया था? किन को? वो जो पहले आपके हेल्थ कियानी साहब को जो चेंज किया लेकिन वो तो उनका तो दवाइयों का कुछ इंक्वायरी हुई, हर चीज़ हुई और वो ही स्टैंड्स क्लियर। मिर्ज़ा साहब को क्यों हटाया? किन को? ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को तो खुद ही उन्होंने बताया था कि एक बहुत इम्प्रेशन बढ़ रहा था कि वो उस वक्त नॉन इलेक्टेड के मामलात में वो आ गए थे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, और फिर वो इश्तिहारात का लेन देन करने वाले इफ्तिखार दुरानी को क्यों हटाया? नहीं, किसी को पाकिस्तान, हमारे यहाँ सिंपल बात यह है कि जो PTI की हुकूमत ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं,
और जो इस कैबिनेट ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसका कोई मुकाबला ही नहीं। और ये चीनी किसने गायब की थी मार्केट से? चीनी से 40 अरब रुपए का उनको जुर्माना भी तो हुआ है ना। किसको हुआ है? कंपटीशन कमीशन ने जो किया है, जो शुगर मिल्स को किया है, इतना बड़ा जुर्माना कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है? कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि पहले चीनी सब्सिडी देके एक्सपोर्ट करो? नहीं, ये तो कई दफ़ा और हुआ। फिर ये कई दफ़ा हुआ है, सज़ा पहली हुआ दफ़ा मिली। नवाज किसको शरीफ सज़ा के दौर मिली? में 10 दफ़ा हुआ। ये जहांगीर issue तरीन ये साहब है- के साथ तो अब डील नहीं हुई। नहीं, जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या डील हुई? वो तो उनको तो जुर्माने पड़ गए इतने, वो क्यों उनके साथ क्या डील हुई? देखें, बात ये है, जो आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो बात सही है उसको सही कहें, जो बात गलत है उसको गलत कहें। थोड़ा दिल बड़ा रखा करें, जहाँ पे तारीफ बनती हो उसकी तारीफ भी किया करें। अच्छा, कहाँ पे मैं तारीफ करूँ जी? नहीं, जिस तरीके से इस हुकूमत ने अपने वज़ीरों को एक्सटेंड, देखें, बाबर अवान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने रिज़ाइन किया, अदालत से बरी हो गया। अलीम खान के ऊपर बाकी लगा, जो है, अब आप सत्यान कह के रहे ऊपर थे, लगा, तरीन अभी साहब आप कहते हैं कि जी नैब हमारी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। मलम जब्बा का केस कल चलता रहा, कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं, मलम जब्बा का केस में कितनी देर चला? ठीक है। मलम जब्बा नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूं ऐसे ना कि करें। दूसरे नहीं, ऐसे ना करें। मलम जब्बा का केस कब शुरू हुआ था? बाबर अवान साहब गिरफ्तार हुए दरमियान में पूरे इस केस के दौरान? नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन ट्रायल की तक और गया। कोर्ट की प्रॉब्लम है ना, उसमें हमारा तो नहीं ना। हमको अदालतें हमारे मातहत तो नहीं लाद लेते हैं ना आप लोग। नहीं, अदालतें हमारे मातहत तो नहीं है ना, न्याब हमारे मातहत तो नहीं है ना। वो हम लेकिन मैनिपुलेट तो कर उसकी सकते जो हैं ना। फंक्शनैलिटी है वो तो आप उनसे पूछे ना, उसका तो हमें नहीं आपको पता है कि जरदारी साहब क्यों। के दौर में लेकिन एक मिनट बात नहीं, सुनो। जरदारी अलीम खान जो थे वो गिरफ्तार हुए, सत्यान गिरफ्तार हुए। यानी जब गिरफ्तार हुए हैं लोग, उसके ऊपर भी आप मुतमईन नहीं है। आप इसको कहते हैं, जो आप कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं फॉल्स पैरेलल ड्रॉ करना। यानी आपने लाजमन एक बात को जो है वो एक पैरेलल बनाना है, वो बनता हो या ना बनता। फवाद भाई, आप तो जानते हैं ना, मैं तो न पीपल्स पार्टी के दौर में मुतमईन था, न नून लीग के दौर में आप तो मुतमईन हैं ही गैर मुतमईन। हाँ, मैं गैर मुतमईन इंसान हूँ। माशाल्लाह। लेकिन आपको याद होगा कि ये वही बाबर अवान साहब हैं जो जरदारी साहब के दौर में अदलिया को मैनेज करने के लिए, यू नो, ओह, तो पीपल्स पार्टी में वो शामिल रहे हैं एज ए लॉ मिनिस्टर। तो फिर क्या, वो जब एक पार्टी में थे तो थे। नहीं तो जो काम उस वक्त कर रहा था वो अब वो नहीं कर रहा होगा। नहीं, तो उस वक्त क्या कर रहे थे? जो जरदारी साहब जजेस को मैनेज नहीं कर रहे थे। बात ये है कि किसके जरिए कर रहे थे? ये तो आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को मैनेज वो कर रहे थे, नहीं मैं तो नहीं कह सकता। यानी जरदारी आप साहब लोगों की मौज का, लगी जरदारी हुई है। साहब का कोई ऐसा कोई जुर्म बंदा होगा पकड़ता ही नहीं है। जिसमें जो है डॉक्टर मिर्जा शरीक नहीं थे। रोजाना यहाँ पे जो है वो जजेस जो है अच्छा, मैं वो वो छोड़े, जरदारी साहब का कोई ऐसा जुर्म होगा जिसपे वो शरीक नहीं होंगे, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा साहब? नहीं, देखें, बात यह है कि जब लोग साथ होते हैं तो साथ होते हैं, नहीं साथ तो नहीं साथ। अब बस अब वो आपके साथ हो गए तो बस ठीक है, वो क्लियर हो गए। तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, वो कोई चैरिटी बिजनेस में तो नहीं है ना। अच्छा, ये परफॉर्मेंस के लिहाज से ये जो इलेक्शन से पहले असद उमर साहब ने वो जो 100 दिन की रिपोर्ट पेश की थी कि इतने हजार नौकरियां देंगे, इतना ये देंगे, वो देंगे, वो कोई फेक न्यूज़ थी? कैसे फेक न्यूज़ थी? देखें, दोबारा मैं आपसे कहता हूं, कितनी नौकरियां मिली? एक तो प्रॉब्लम ये है ना कि देखें, आपको इकोनॉमी की ABC का नहीं पता। उसमें मिसाल के तौर के ऊपर जो आपकी इस वक्त जो टेक्सटाइल है, PTI जिस दिन आई थी पूरी टेक्सटाइल बैठी हुई थी, उसकी बेड़ा गर्क हुआ था। और अब इस वक्त 2023 से पहले कोई ऑर्डर टेक्सटाइल के पास, हमारे पास कैपेसिटी, तमाम एक्सपोर्टर्स ने अपनी कैपेसिटी डबल्स की है। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पे जो हज़ारों नौकरियाँ निकली हैं, जो लेबर को निकली हैं, वो किधर से आई हैं? लोग क्या ऊपर से आ गए? इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में 1100 अरब रुपया इजाफी गया है। वहाँ जो नौकरियाँ पैदा हुई हैं वो कहाँ पे पैदा हुई हैं? इसी तरीके से इसके बाद जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आप देखें, आप इस्लामाबाद में चले जाएं, आप लाहौर में चले जाएं, कराची में चले जाएं, आपको कंस्ट्रक्शन का मजदूर नहीं मिलेगा।